हेलो गाइस, वेलकम्स ऑल ऑफ इन यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जो हमारा था ब्लीचिंग पाउडर, और जिसने वो वीडियो देखा होगा और अभी जो है पेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो गारंटी है उसका 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो फंस गया होगा, जो फर्स्ट शिफ्ट में जिसने भी दिया होगा, क्योंकि उसने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन्स ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र पूछा था कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेशन शुरू करने से पहले एक बात कहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को अगर देखते हो, अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप शेयर ज़रूर कर दिया, रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करिए, और हाँ, शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लग रही है। और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट भी ज़रूर कर दिया करिए ताकि हम जान पाएंगे कि जो हम बता रहे हैं यहाँ पे चीज़ें, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो हमारा जो पढ़ाने का जो टेक्निक है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि आपको जो चीज़ें हम बता रहे हैं यहाँ पे समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। तो इस सेशन में हम उसी से संबंधित एक दूसरा वीडियो लेके आए हैं। हमने उसमें जो है पढ़ाया था ब्लीचिंग पाउडर, जिसको बोलते हैं CaOCl2। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं CaOCl2 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसका जो वास्तविक लिखने का तरीका होता है वो होता है Ca, उसके बाद OCl और यहाँ पे Cl, ये ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे कि जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा अथवा खाने का सोडा। अब सबसे पहले आप खा लीजिए, उसके बाद फिर हम धुलाई वाला काम करेंगे, फिर धावन सोडा भी बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे खाने का काम करिए, फिर बाद में हम कपड़ा धुलवाएंगे आपसे। पहले आप खा पी के थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठा कर लीजिए, फिर आपसे हम कपड़ा धुलवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम किस नाम से और जानते हैं। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम अगर हम बात करें, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र, फिर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक करके चीज़ों को हम बता रहे हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करते हैं रासायनिक नाम। तो जो बेकिंग सोडा होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके अणुसूत्र की बात करते हैं तो इसका जो अणुसूत्र होता है NaHCO3। यहाँ पे बाई हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे देखो जो H है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु है, इसलिए हमने यहाँ पे बाई लगा दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एकदम क्लियर, समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम जो है समझ पाएंगे कि आपको भी समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना एकदम। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम निर्माण की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इसका निर्माण करते कैसे हैं। तो लिखेंगे बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए पहले तो चाहिए क्या क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो इसके निर्माण के लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए होता है सोडियम कार्बोनेट। अब देखो सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट का हमको जलीय विलयन चाहिए होता है तो हमको जल भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जल भी चाहिए हमको। जल के साथ में सोडियम कार्बोनेट का जब जलीय विलयन तैयार हो जाएगा, मीन्स उसको हम घोल के एक विलयन बना लेंगे, एक कह सकते हैं कि शरबत टाइप का बना लेंगे। तो उसमें हम फिर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देंगे। और जैसे इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे वैसे क्या होगा, हमको ये जो है बेकिंग सोडा मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमको, बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे हम करते हैं। तो हमने क्या लिया, हमने लिया Na2
CO3 लिया और साथ में इसका जलीय विलयन बनाने के लिए हमने वाटर लिया और इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाया। क्या करवाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाया। यहाँ पे ये अणुसूत्र जो लिखे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे नीचे चाहो तो लिख लो, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट और ये हो गया हमारा वाटर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इसके जलीय विलयन पे प्रवाहित किया और जैसे हमने इसके जलीय विलयन पे प्रवाहित किया, अब देखो हमको क्या मिला, हमने बताया कि हमको यहाँ पे बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो बेकिंग सोडा का जो अणुसूत्र है हमने यहाँ पे पहले ही दे रखा है NaHCO3। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है कि नहीं, मीन्स ये जो है संतुलन की अवस्था में है कि नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि जब हमने केमिस्ट्री का एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें जो है हमने ये बताया था कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे अभिकर्मक होते हैं, मीन्स जो इनिशियल स्टेज में जो पदार्थ लिए गए होते हैं उनको अभिकर्मक बोलते हैं। तो उसमें जितने अणु होते हैं उसमें उपस्थित जो अणु होते हैं उनको गिन लेते हैं और फिर अभिक्रिया के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, जो हमको उत्पाद मिलते हैं, उसमें के जितने भी अणु होते हैं उनको गिन लेते हैं। अब देखो तो हम क्या करते हैं, हम गिन लेते हैं दोनों तरफ के जो हमारे अभिकर्मक होते हैं, मीन्स जो रिएक्टेंट्स होते हैं, उनके अणुओं को गिनते हैं। उसके बाद में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है, उनके अणुओं को गिनते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या सोडियम है ना, सोडियम का 2 है, इसका मतलब इधर भी सोडियम 2 होना चाहिए ना, तो हम इसमें 2 लगा देंगे। अब हमने यहाँ पे जब 2 लगाया, अब देखो बात आती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है। ठीक, हमने हाइड्रोजन में भी यहाँ पे क्या किया, 2 लगा दिया। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन में भी 2 लगाया और अब आगे बात फंसती है कि देखो CO3 2 हो गया, यहाँ पे CO3 एक ही है, यहाँ पे CO3 जो है एक ही, कार्बोनेट जो है वो एक ही है। तो आप लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी यहाँ पे जब 1 था तो यहाँ पे 2 कैसे आ गया। अरे भैया यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे भी ध्यान से देखो 2 दिख रहा है, एक CO3 इसका। अब देखो इसमें जो जल था उसका हाइड्रोजन तो यहाँ पे आज H आ गया, आगे 2 लगा तो ये H2 हो गया, साथ में एक ऑक्सीजन बच रही है और यहाँ पे क्या CO2 भी तो है। अब जब इसको करेंगे तो CO3 और ये वाला इसके साथ जाएगा तो CO3। अब यहाँ पे बन गया ना 2CO3 और ये जो 2 था ये आगे आ गया तो देखो 2CO3 हो गया ना। समझ में आया ना। तो सीधा सा इसका है कि हम बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। अब ये जो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है कैसे प्राप्त होता है, मतलब कि किस अवस्था में रहता है, कैसा होता है। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है ना, ये श्वेत मीन्स सफ़ेद और कैसे, क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के रूप में मिलता है। लिख देंगे यह बेकिंग सोडा सफ़ेद क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। तो समझ में आया ना कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका निर्माण कैसे किया था। हम लेते हैं कौन सा, धावन सोडा लेते हैं Na2CO3, उसमें क्या करते हैं, जल मिला के उसका जलीय विलयन तैयार करते हैं। जब जलीय विलयन तैयार हो गया तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करेंगे, प्रवाह बनाएंगे, उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे और जैसे ही उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको क्या, जो NaHCO3 मीन्स जो बेकिंग सोडा है उसके सफ़ेद रंग के क्रिस्टल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। क्रिस्टल मतलब समझ रहे हैं ना, क्रिस्टल मतलब कि छोटे छोटे वो जो भुरभुरे टाइप के चूरन के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इसके गुण के बारे में। इसके कुछ गुण होते हैं
कोई भी इंसान होता है तो उसके भी कुछ गुण होते हैं, वैसे कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ के भी गुण होते हैं। समझ में है ना? इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेकिंग सोडा का गुण। तो देखो, केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें उसके रासायनिक गुण तो पढ़ने ही होंगे। रासायनिक गुण के साथ साथ सबसे पहले हमें इसके क्या है, इसके भौतिक गुणों को पढ़ लेना होगा। भौतिक गुण, और भौतिक गुण के साथ साथ चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको रासायनिक गुण तो पढ़ना ही पढ़ना है। रासायनिक गुण, ठीक है, मीन्स कहने का मतलब उसकी शकल के बारे में पढ़ना है और उसके अकल के बारे में भी पढ़ना है। शकल की बात करें तो भौतिक गुण और अकल की बात करें तो रासायनिक गुण। समझ में आया ना? अब देखो, हम भौतिक गुण की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे भौतिक गुण में जो लिखेंगे, जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, कार्बोनेट का सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसे? हमने बताया कि जो बेकिंग सोडा होता है वो होता है NaHCO3, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कार्बोनेट नहीं, यहाँ पे लिख देना बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या होता है ये? बाइकार्बोनेट का सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। अब ये जो बेकिंग सोडा होता है ये बाइकार्बोनेट का सफेद क्रिस्टलीय होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। अब ये किसका बाइकार्बोनेट होता है? ये होता है सोडियम का। किसका? सोडियम का बाइकार्बोनेट होता है। साथ में हम फिर बात करते हैं, ये क्या होता है? जल में अल्प विलय होता है। मीन्स ये अगर इसको हम जल में घोलें, अगर इसका हम जलीय विलयन तैयार करना चाहेंगे तो ये क्या होगा? ये पूरी तरह से जल में घुलेगा नहीं, पूरी तरह से जल में मिलेगा नहीं, इसलिए क्या है, ये जल में अल्प विलय होता है। अब हम आगे बात करें तो इसका जितना भी, पूरा तो घुलता नहीं, लेकिन जितना घुलेगा वो क्या होगा? इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अब चूंकि जब क्षारीय होगा तो हमने पढ़ा है कि जो क्षार होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, इसलिए इसका पीएच मान, इसलिए इसके जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? pH इज ग्रेटर देन 7, मीन 7 से, pH मान 7 से अधिक होगा, ठीक है। तो इसके भौतिक गुण में ये 3 गुण बहुत हो गए। पहला क्या था? बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट का क्या होता है? ठोस क्रिस्टलीय होता है, मतलब कि ठोस क्रिस्टल होते हैं। किसके होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के सफ़ेद ठोस क्रिस्टल होते हैं, और ये जल में अल्प विलय होते हैं। मीन्स इसको जल में जब घोलेंगे तो ये पूरी तरह से जल में घुलते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। मीन्स इसको हम जब घोलेंगे जल में तो इसका जो, अगर वैसे तो हमको अभी हम इसका यूज़ करते हैं जब दाल वगैरह पकाते हैं, कभी कभी दाल वगैरह जब नहीं पकती है तो इसको हम डाल देते हैं तो पक के वो क्या होती है? अच्छे से पक जाती है, मतलब एकदम से लुगदी बन जाती है। या फिर जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं, पूड़ी वगैरह बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं तो क्या होता है? थोड़ा सा वो स्पंजी टाइप का हो जाता है और वो बहुत तेज़ी से फूलने लगती है। तो इसका अगर उसको हम पानी में घोल के थोड़ा सा उसका टेस्ट लेंगे तो हल्को हमको कसैला टाइप का लगेगा। तो क्योंकि कसैला इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका जो क्षारीय विलयन जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है, ठीक। साथ में क्या है? अब जब क्षारीय होगा तो उसका जो जलीय विलयन होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। मीन्स अगर अम्लीय है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, और अगर कोई विलयन उदासीन है तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। पीएच स्केल हमने पढ़ाया था ना। फिर अगर हम बात करें कि वो कोई विलयन क्षारीय है
तो क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। जब 7 से अधिक होगा किसी भी विलयन का पीएच मान, दैट मीन्स वो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। ठीक है, अब इसके हम रासायनिक गुण पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन रासायनिक गुण पर चर्चा करने से पहले इस बोर्ड को हम थोड़ा सा खाली कर लेते हैं। एक काम करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके रासायनिक गुण में हमको 2 पढ़ना है। एक पढ़ना है पहला ऊष्मा का प्रभाव, दूसरा पढ़ना है अम्लों के साथ अभिक्रिया। मीन्स जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, जब हम इसको ऊष्मा देंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ में ये दूसरा इसका एक गुण है रासायनिक कि अम्ल के साथ ये कौन सी अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव में तो देखो, जब इसको हम गर्म करते हैं तो लिख लेंगे गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट तथा CO2 में टूट जाता है। कैसे, यहाँ पे हमने लिखा है NaHCO3 और इसको हमने क्या किया, इसको हमने गर्म किया। जब हम गर्म करेंगे तो किस में टूटेगा, Na2CO3 में टूट जाएगा। अब देखो, जब Na2CO3 में टूट रहा है, फिर इसको हम बैलेंस करने की बात करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो, यहाँ पे सोडियम का 2 परमाणु है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, जब ये Na2CO3 में टूटा तो अब देखो, फिर अब हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन H2O आ गया, फिर CO2 हो गया ना, हुआ ना CO2। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार का ये जो है पदार्थ मिल रहा है। जब हमने इसको बेकिंग सोडा को या फिर ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हमने गर्म किया तो ये हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको मिला सोडियम कार्बोनेट मिला। और ये क्या है, ये जल है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है। ठीक है, हमने जब इसको गर्म किया तो हमको क्या हुआ, हमको मिला सोडियम कार्बोनेट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। ठीक है, समझ में आया ना। जब हम किसको गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, तो क्या होता है, गर्म करने पे ये सोडियम कार्बोनेट क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं अम्लों के साथ क्या कैसे अभिक्रिया होती है। अब दूसरा है अम्लों के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, साथ में मिलाते हैं अम्ल। जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा तथा CO2 गैस निकलेगी, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी।
तो अगर हम कहें कि जो बेकिंग सोडा होता है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या देगा, लवण देगा, जल देगा तथा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। चलो यहाँ पे हम इसकी अभिक्रिया करवा के देखते हैं। हम करवाते हैं अभिक्रिया इसकी किसके साथ, NaHCO3। हम लेते हैं एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, HCl लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। अब लवण कौन सा बनेगा, NaCl बन गया। क्या बना, NaCl। ये कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक है, ये लवण बना। साथ में क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु, तो हो गया H2O। यहाँ से A को निकाल लेते हैं, जल बन गया, साथ में CO2 गैस बनी। अब दूसरा हम दूसरी एसिड लेते हैं यहाँ पे NaHCO3, साथ में हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को हमने लिया। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा Na2SO4। अब देखो सोडियम यहाँ पे 2 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। साथ में क्या बना, SO4 हो गया ना यहाँ पे, Na2SO4। अब देखो इसमें क्या बन रहा है, यहाँ पे हो जाएगा H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, इसका मतलब यहाँ पे हम 2 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। फिर अब बात हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकल रही ना, तो देखो यहाँ पे कार्बन के कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे कार्बन का 2 है, मतलब अगर हम आगे 2 लगा दें तो बात बन जाएगी। कार्बन 2 है, और देखो अभी ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है, 4 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे 6, अभी 4 बची हुई है ना। मीन्स अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 कार्बन हो गया, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, ये हो गया ना बैलेंस। अब आगे फिर बात करते हैं, हम लेते हैं NaHCO3 और कौन सी लेते हैं, HNO3। ये कौन सी अम्ल है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। कौन सी, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। और यहाँ पे जब नाइट्रिक एसिड बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करेगी तो यहाँ पे भी लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये हो जाएगा NaNO3। क्या है, ये सोडियम नाइट्रेट है ना, ये सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3। प्लस में क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे H2O जल बन गया, साथ में CO2 गैस निकल गई। अब देखो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो लवण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया था क्लोराइड लवण, सल्फेट लवण, नाइट्रेट, कार्बोनेट और कौन था एक, एसीटेट था ना। तो देखो ये कौन सा लवण है, ये क्लोराइड है, ये सल्फेट है, ये क्या है, ये नाइट्रेट है। तो ये था हमारा अम्लों के साथ अभिक्रिया जब करते हैं, ये जो बेकिंग सोडा होता है जब अम्लों के साथ इसकी अभिक्रिया होती है तो कौन कौन से पदार्थ बनते हैं। तो हमने बताया कि जब अम्लों के साथ बेकिंग सोडा की अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा और जल बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम इसका उपयोग बताते हैं, इसका उपयोग कौन कौन सा है। इसका उपयोग इसके उपयोग की बात करें तो सबसे पहला इसका उपयोग है, इसका पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा है एंटीसेप्टिक के रूप में। तीसरा है आग बुझाने वाले यंत्रों में। आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तथा यहाँ पे एक है प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात की, क्या बात की हमने, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। साथ में एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक को पूर्तिरोधी भी बोलते हैं, पूर्तिरोधी बोलते हैं।
और क्या है यहाँ पे आग बुझाने में, जो हमारे आग बुझाने वाले सिलेंडर वगैरह होते हैं वहाँ पे ये जो बेकिंग सोडा होता है इसका यूज़ किया जाता है। आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनको उनके रिफिलिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। और क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ये वीडियो देखिएगा, अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा धावन सोडा। धावन सोडा के बाद हम बनाएंगे फिटकरी। फिटकरी सेविंग वगैरह में यूज़ होती है ना फिटकरी, फिटकरी बनाएंगे। उसके बाद हम फिर बताएंगे पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो है हमारे 3 टॉपिक बचे हुए हैं। आप लोग लेकिन कमेंट करके बताइए कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। अगर आपको अच्छा लगे, आपके समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए दूसरा वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँ। और हाँ, आप लोगों ने ये नहीं बताया कि इसके पहले जो मैंने पोषक तत्वों पे एक वीडियो बनाया था जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन्स के बारे में मैंने बताया था, अभी उसमें जो 2 बचे हुए हैं, विटामिन्स बचा हुआ और मिनरल्स, तो उस 2 टॉपिक पे हमको वीडियो बनाना है। लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया, इसलिए मैंने जो है वीडियो को नहीं बनाया। हमने सोचा कि हो सकता है आप लोगों के समझ में ना आ रहा हो, इसलिए आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया। तो अगर आपको वो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का जो तरीका रहा हो, तो मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं देता हूँ, इसीलिए मैं जो बोलता हूँ उसको लिखते जाता हूँ, ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग एकेडमिक स्टडी हैं, हाई स्कूल इंटर के लोग हैं, तो यहाँ पे इसको जब देखेंगे तो आप जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे अगर आप नोट्स बना लेंगे तो गारंटी है आपका 90+ नंबर कहीं नहीं जाएगा। आपके उतने नंबर एकदम समझ लो सिक्योर हैं, वो उतने कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के हैं तो देखो मैंने बताया था ना कि जो मेरे पिछले वीडियोस में ढेर सारे क्वेश्चंस आए थे, कुछ भूगोल के भी फंस गए थे, कुछ साइंस के भी फंसे थे, मैथ के भी आए थे। और ये जो मैंने इसके पीछे वाला वीडियो था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाला, वो तो एकदम आया ही था। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए, कमेंट करके बताइए और नोट्स ज़रूर बनाते आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।